नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं विकास के बारे में देखेंगे। उसके अंदर हम भू संसाधन एवं भू उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले संसाधन की परिभाषा देखेंगे एवं भू संसाधन क्या होता है और भू संसाधन का जो उपयोग है उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, तो उनको हम डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। और भू उपयोग जो है यानी कि ज़मीन का उपयोग, कितना उपयोग किस क्षेत्र के लिए रखा गया है, ये चीज़ को दोस्तों हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो इस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि जो संसाधन है, संसाधन क्या होता है। तो दोस्तों, संसाधन हमारे आसपास की हर एक वह चीज़ है जो हमारे ज़रूरत पर काम आती है या जिसके द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों संसाधनों पर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसको हम अपने उपयोग के अनुरूप बना लेते हैं। वही जो है तो संसाधन है। संसाधन में जैसे कि मृदा भी एक संसाधन है। यह जो है तो निर्जीव संसाधन है, उसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमारी कहीं ना कहीं ज़रूरतों को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। ठीक है। और सड़क भी एक संसाधन है। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो भू संसाधन है वो भू संसाधन क्या होता है। भू संसाधन, भू का मतलब होता है जमीन, अर्थात जमीन का जमीन पर जो है तो हम कृषि वगैरह जो भी कुछ कार्य करते हैं। और यहाँ पे जो है तो सड़कों का विकास हुआ है और इंडस्ट्रियों का विकास हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है, जमीन पर ही हुआ है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो भूमि है वह भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उसका जो उपयोग है उसे हमें जो है तो योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में हमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़ सके। क्योंकि देखिए क्या है कि जनसंख्या तो ऑलरेडी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी भूमि है, जो हमारी ज़मीन है, वह उतनी की उतनी ही है। आज जितनी है 10 साल 20 साल 100 साल बाद भी वह उतनी ही रहेगी, उसका एरिया नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि जो है, भूमि का उपयोग या भू संसाधन जो है तो भू संसाधन यानी कि जमीन एक सीमित संसाधन है, जिसका उपयोग हमें योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो है तो हमारे पास 30% जो है तो ज़मीनें जो है तो रखी गई हैं। और ये वाला जो है तो पूरा मैदानी क्षेत्र है, इसके लिए हमें 47% ज़मीन रखी गई है यूज के लिए। और जो ये पठारी क्षेत्र है, पठार क्षेत्र के लिए हमें जो है तो 27% ज़मीन आरक्षित की गई है दोस्तों, सन 2014-15 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और अगर अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से 1-2% का अंतर होगा, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यह डाटा भी कोई ख़राब डाटा नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से जो है तो यहाँ पे जो पर्वत क्षेत्र के लिए 30% रखा गया है, जिससे हमें जो है तो वहाँ पे नदियों का विकास देखने को मिलता है, घाटियाँ देखने को मिलती हैं पर्वतों में। और वहाँ पे जो है तो शंकुधारी वन वगैरह देखने को मिल जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में। और जो ये मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में जैसे कि कृषि कार्य भी किया जाता है। और कृषि कार्य के अलावा जो है तो स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें का उपयोग जो है तो इस 47% में हो रहा है। और जो ये 30% है, यह जो है तो खनिज उत्पादन के लिए जो है तो महत्वपूर्ण है। 27% जो है ये खनिजों के उत्पादन के लिए जो है तो महत्वपूर्ण है। यहाँ से खनिज वगैरह जो है तो निकाले जाते हैं पठार वाले क्षेत्र से। और यहाँ पर्वत वाले में जो है तो अपने को क्या है, बर्फ मिलता है, नदियों का जन्म होता है यहाँ से। और जो है तो उसके अलावा जो है तो शंकुधारी वन यहीं पे पाए जाते हैं। और जो है तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह का जो है तो ट्रेनों का विकास नहीं हुआ, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। और पर्यटकों का जो है तो जरूर पर्यटकों के विकास, पर्यटन के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कौन सा क्षेत्र किसके लिए कितना उपयोगी है, तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि पर्वत के लिए 30%, मैदान के लिए 47 और पठार के लिए 27% मौजूद है।
ठीक है। इसमें जो वन है, वनों के लिए हमें जो है तो 23.3% जगह जो है तो आरक्षित की गई है भूमि, ठीक है, स्थल भाग के अंतर्गत, जिसमें हमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसी के अंतर्गत शंकुधारी वन, सदाबहार वन, मैग्रो वन, ठीक है, इस प्रकार के जो है तो वनों के लिए केवल 23.3% भूमि आरक्षित की गई है, ठीक है। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जिस पर जो है तो कृषि नहीं की जा सकती, अगर हम उसको जगह को साफ कर दें तो की जा सकती है, परंतु अगर हम नहीं करते उसको साफ तो वहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। वह वाली जो जगह है वह कितना है, 14%, जिसमें बंजर भूमि 5.5% है, जिसमें एक भी कृषि की ही नहीं जा सकती। और दूसरा है सड़क और इमारत, हॉस्पिटल, कंपनियां वगैरह, जो इंडस्ट्री, जो कारखाने स्थापित हो चुके हैं, वो वाली जगह कितना है दोस्तों, 8.5% उसके लिए ज़मीन जो है तो यूज में आ रही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी परती भूमि है वह कितनी है, 4.4%, यानी कि कृषि योग्य भूमि नहीं है। मतलब ऐसी भूमि, परती भूमि का मतलब ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, जिसमें से दो तरह का है। एक है चारागाह जो कि 3.3%। चारागाह मतलब जैसे कि जो पशुओं को खाने के लिए जो घास वगैरह उगाई जाती है, या जिसपे जो है तो पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको हम चारागाह बोलते हैं। तो चारागाह वाली जगह कितनी है, 3.3%। 4.4% में 3.3% चारागाह के लिए और 1.1% जो है तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाने के लिए, वृक्ष को उगाने के लिए जो है तो रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृषि योग्य भूमि जो कि बंजर पड़ी हुई है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि जो कि बंजर पड़ी हुई है कितनी, 4%, वह एकदम पूरी की पूरी बंजर है, उसमें कृषि हो ही नहीं सकती, ठीक है। परती भूमि देख लेते हैं। परती भूमि 4.9% परती भूमि के लिए रखा गया है जो कि कृषि योग्य है, ठीक है। परती भूमि जो कि कृषि योग्य है उसके लिए 4.9% रखा गया है। इसमें जैसे वर्तमान परती भूमि मतलब जिसमें 1 साल तक खेती की गई हो या 1 साल से कम में खेती की गई हो, वह वर्तमान परती है। मतलब जो 1 साल से ही परती पड़ी हुई हो या 6 महीने से जो परती पड़ी हुई हो उसको वर्तमान परती, और पुरातन परती में आ जाएगा दोस्तों एकदम जो 4 या 5 साल से जिस पे खेती नहीं की गई है, कोई फसल नहीं उगाई गई है, उसको हम पुरातन परती बोलेंगे, जिसके लिए 3.6% जगह आरक्षित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब यह है कि जिसमें पूरे एरिया में पूरी तरह से जो है तो कृषि कार्य किया जाता हो, जितनी भूमि वहाँ कृषि के लिए आरक्षित है, पूरी की पूरी भूमि पर जो है तो फसलें उगाई जाती हों, उसी को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, जो कि 45.5% क्षेत्र उसके लिए रखा गया है, उसी को हम शुद्ध निवल क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जैसे सकल कृषित क्षेत्र। सकल कृषित क्षेत्र क्या होता है, जिसमें मान लेते हैं कि 2 किसान हैं और उन्होंने एक सीजन में, मतलब मान लेते हैं कि गर्मी के सीजन में दोनों लोगों ने अपने अपने खेतों पर जो है तो कृषि की, दोनों लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब अगला सीजन आया, ठंडी वाला सीजन जब आया, तो उसमें एक किसान ने खेती की और दूसरे किसान ने उसको जो है तो परती छोड़ दिया। ऐसे क्षेत्र को ही हम सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।